Hello everyone, I am Deepak Gupta and today we are going to start periodic classification of element. तो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि what is element. So element is pure substance which is made up of atoms. तो element का सबसे पहला हम definition लिखेंगे, element क्या होता है. Element is pure substance which is made up of एटम्स. अब आपको एटम पता है क्या होता है? एटम हम सभी को पता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं. इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम. सो बहुत सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट. एग्जांपल इज कार्बन. कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वैसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है और ये एलिमेंट बनते कैसे? एटम से बनते हैं. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके. तो सबसे पहला मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी. सो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. अगर आप एक दुकान में जाओगे, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, उसने क्या किया है? उसने जो बिस्किट के पैकेट है, जो साबुन के पैकेट है, जो ग्रोसरीज है, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, उसने सब एक ही जगह पर रखा है. और एक दूसरा शॉपकीपर है, उसने क्या किया? बिस्किट वाले सेल को अलग बनाया है, कोल्ड ड्रिंक को अलग फ्रिज में रखा है, शॉप्स को उसने अलग जगह पर रखा है और जो ग्रोसरीज है उसको अलग जगह पर रखा है. तो आप मुझे बताइए कि कौन सा काम इजी होगा, फर्स्ट शॉपकीपर के लिए कि सेकंड शॉपकीपर के लिए? डेफिनेटली सेकंड शॉपकीपर के लिए, क्योंकि उसने क्लासीफाई करके रख दिया है. तो अगर कोई भी कस्टमर उससे बिस्किट मांगेगा तो उसको पता है कि बिस्किट इधर है. बट जो पहला वाला शॉपकीपर था उसने सब एक ही जगह पर रखा है, तो उसके लिए काम कैसा हो गया? मुश्किल हो गया. तो एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हमारे अर्थ पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है. अगर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना पड़े तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है. बट हम लोग ने क्या किया? साइंटिस्ट लोग ने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया. जैसे कि मैमेलिया हो गया, फिर किंगडम प्लांटे हो गया, किंगडम एनिमेलिया हो गया. तो अगर मैं एनिमल की बात करूं तो आपके मन में सब आ जाता है कि हाँ भाई, एनिमल के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. मैंने प्लांट की बात किया तो आपके मन में सारे जितने भी प्लांट है सबके बारे में आप इमेजिन करने लग जाते हो. तो इन शॉर्ट क्लासिफिकेशन से क्या होता है, जो हमारा स्टडी है वो काफी इजी हो जाता है. उसी तरीके से अभी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है. अगर हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करोगे तो ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया? इन एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करने का स्टार्ट किया. तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे डोबेरेनर. तो डोबेरेनर ने एक रूल बनाया. इस रूल को हम लोग बोलते हैं डोबेरेनर ट्रायड्स. और इस रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का स्टार्ट किया. सो उसके बारे में हम लोग समझते हैं. ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी एंड कॉल्ड देम ट्रायड. तो सबसे पहला उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट अवेलेबल थे उन एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया? सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का ग्रुप बनाया. हम लोग जब भी ग्रुप बनाते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बनाते हैं. जैसे कि लड़कों का ग्रुप अलग, लड़कियों का ग्रुप अलग, क्योंकि लड़कों का प्रॉपर्टी उनके लिए सिमिलर है और लड़कियों का प्रॉपर्टी उनके लिए सिमिलर है. तो डोबेरेनर ने भी यही किया. उन्होंने 3 एलिमेंट लिया जिनके प्रॉपर्टीज क्या थे? सिमिलर थे. और उन तीनों एलिमेंट के ग्रुप को उन्होंने नाम दिया क्या? ट्रायड्स. तो ये आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है. फिर व्हाट वी डिड, he arranged 3 elements into increasing order of their atomic masses and showed that atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of atomic mass of the other 2 elements. तो उन्होंने क्या किया? मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इस डेफिनेशन को समझाऊंगा. सपोज उन्होंने 3 एलिमेंट लिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. ये तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर है. तो इन 3 एलिमेंट के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायड बोलेंगे. फिर इन्होंने क्या किया? उन्होंने इन एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. सो लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 एंड पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है अराउंड 39. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ये जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ये दोनों साइड एलिमेंट के एटॉमिक मास का जब आप एवरेज लोगे उसके बराबर होता है. तो देखो 6.9 और 39 आप ऐड करो तो कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 43 हो जाएगा. और 43 का जब आप एवरेज लोगे तो कितना आएगा? 23 आएगा. तो उन्होंने यही कहा, ही अरेंज 3 एलिमेंट्स इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस and shows that atomic mass of middle element
was approximately equal to the mean of atomic mass of other two elements। तो इस तरीके से उन्होंने तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया और ग्रुप बना के उन्होंने इसका नाम दिया ट्राइड, और उस ट्राइड में जितने भी एलिमेंट है उन एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में अरेंज किया, और उन्होंने क्या पाया, जो दो एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास का एवरेज मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ऐसे उन्होंने टोटल 3 ट्राइड्स बनाया। तो जो सेकंड ट्राइड्स था, सेकंड ट्राइड में कौन कौन आता है? सेकंड ट्राइड्स में आता है हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। और जो थर्ड ट्राइड था, वो थर्ड ट्राइड क्या था, उसमें आता था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड्स बना पाया और उसके बाद उन्होंने एक भी ट्राइड्स नहीं बना पाया। मतलब उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे वो ये रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। दैट मींस इनका जो रूल था एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने का, वो अनसक्सेसफुल रहा। बट उन्होंने इस क्लासिफिकेशन का स्टार्ट किया, उसको इनिशिएट किया। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट है, उन लोग ने अपना अपना अटेम्प्ट डाला एलिमेंट को क्लासिफाई करने का। सो डोबेरेनर का रूल क्या था? डोबेरेनर का रूल था डोबेरेनर ट्राइड्स। ट्राइड्स में उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। फिर उसके बाद उन्होंने दोनों साइड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज लिया, जो कि मिडल वाले एटॉमिक मास के अप्रोक्सीमेटली इक्वल था। तो इस तरीके से डोबेरेनर ने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन का स्टार्ट किया। सो गाइस, हमारे सेकंड साइंटिस्ट है न्यूलैंड। डोबेरेनर के बाद न्यूलैंड आए, उन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। उनका तरीका अलग था और उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उनको ये जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट आया म्यूजिकल नोट्स से। जैसे हमारे हिंदी में म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा, वैसे इंग्लिश में भी म्यूजिकल नोट्स होते हैं डू रे मी, ऐसा अलग अलग म्यूजिकल नोट्स होता है। इस म्यूजिकल नोट से उन्हें आइडिया आया एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने का। तो उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन करने के टाइम सबसे पहले जो भी एलिमेंट है उन्होंने उन एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हाइड्रोजन से स्टार्ट किया उन्होंने, हाइड्रोजन, हीलियम। देखो, जब न्यूलैंड से टेबल बना रहे थे उस टाइम पे कोई भी नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोबल गैस का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्टेट पूरा हो और जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। तो न्यूलैंड जब भी अपना टेबल बना रहे थे, एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे थे, उस टाइम पे नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इधर हम लोग नोबल गैस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो उन्होंने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे वो अरेंज करते करते चले गए एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है, सॉरी 27 होता है, ठीक है। तो वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले गए। ही फाउंड दैट, उन्होंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया, एंड ही फाउंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम। मैंने लिथियम से काउंटिंग करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8 एलिमेंट कौन है मेरा? सोडियम है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? लिथियम है। तो उन्होंने क्या पाया, अगर मैं एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता जाऊं तो जो भी 8th एलिमेंट आ रहा है उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर है। और ऐसा हुआ भी, सोडियम और लिथियम का प्रॉपर्टी क्या होता है? सिमिलर होता है। फिर उन्होंने, समझ जाओ, हम लोग इसको फर्स्ट एलिमेंट मान लेते, बेरिलियम को। तो अगर मैं बेरिलियम से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन पे कौन आ रहा है? मैग्नीशियम। और फर्स्ट पोजीशन पे इधर से कौन आ रहा है? बेरिलियम। तो अगेन उनको क्या मिला? मैग्नीशियम और बेरिलियम का प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक रूल बना दिया, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और इस रूल में उन्होंने क्या कहा, अगर आप एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो जो प्रॉपर्टी होगा 8 एलिमेंट का, इट विल बी सिमिलर एज प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो इसी तरीके से उन्होंने बोरॉन को अगर फर्स्ट माना तो आपको 8 क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम मिलेगा। तो इनका भी प्रॉपर्टी कैसा था? सिमिलर था। बट बाद में जाके इनका जो लॉ था वो काम नहीं किया। तो इनका लॉ, जो इनके कुछ लिमिटेशंस है, इनके लॉ के कुछ लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? इनका जो लॉ था, लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू
कैल्शियम। इनका जो लॉ था वो सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके बाद जितने भी एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया था वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब कौन सा रूल, कि जो 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी है फर्स्ट एलिमेंट के साथ सिमिलर हो, ऐसा कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहे थे। सेकेंड, उनसे मिस्टेक क्या हो गया, उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने ऐसा पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, एलिमेंट का टेबल बनाया, और इस टेबल में उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो एक ग्रुप था जिसमें उन्होंने रखा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम के साथ उन्होंने एक मेटल रख दिया, दैट इज Fe। मुझे बताओ, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर इज ऑल्सो नॉन मेटल, सेलेनियम भी एक नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन Fe जो है वो तो हमारा मेटल है ना। तो आप जब भी क्लासिफिकेशन करोगे तो आप तो सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को साथ में रखोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट उन्होंने क्या किया, नॉन मेटल के ग्रुप में मेटल को रख दिया। आर यू गेटिंग दिस? फिर उन्होंने एक और गलती कर दिया, जैसे कि हैलोजन का ग्रुप था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसमें उन्होंने क्या रख दिया, कोबाल्ट और निकल को रख दिया। अब आपको भी पता है कोबाल्ट और निकल कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं, जबकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब कैसे होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो ये दो लिमिटेशंस थे न्यूलैंड के, जिसकी वजह से उनका जो लॉ था उसको भी हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। तो आप ये सारे पॉइंट्स को प्रॉपर्ली नोट कर लो, आपको उसका लॉ आना चाहिए और उसके लिमिटेशंस क्या है, ये दोनों लिमिटेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। सो न्यूलैंड के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव, एंड मेंडलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सक्सेसफुली एक पीरियोडिक टेबल बना लिया था एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करने का। तो मेंडलीव के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेंडलीव ने क्या कहा था। सो लेट्स स्टार्ट द मेंडलीव्स लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने एक लॉ दिया था, वो लॉ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एज अ डेफिनेशन या तो एज अ लॉ 1 मार्क्स के लिए पूछता है। तो उनका लॉ क्या था, उन्होंने लॉ क्या दिया था, properties of elements are periodic function of their atomic masses। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये होता है किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब क्या, अगर आप एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करते जाओगे, सो यू विल फाइंड दैट कि कुछ एलिमेंट के प्रॉपर्टी सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होंगे। पीरियोडिक का मतलब ही क्या होता है, रिपीट होना। एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी क्या होंगे, रिपीट होंगे। कब? जब आप एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाओगे। मतलब इधर मेंडलीव का भी यही कंसर्न था कि जो एलिमेंट के प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मास पे। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा मेंडलीव का लॉ था। अब मेंडलीव ने जो रूल बनाया उसके बाद उन्होंने सक्सेसफुली पीरियोडिक टेबल भी अरेंज कर लिया, एलिमेंट को अरेंज कर लिया। तो उनके लॉ के कुछ अचीवमेंट्स थे, यानी कुछ मेरिट्स थे। तो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेरिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, तो ये जो मेरिट्स और डीमेरिट्स, 2 क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, आइदर दे आस्क मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है। तो मेरिट्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला, तो पहला मेरिट्स क्या था, ही रिवाइज्ड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास को उन्होंने रिवाइज किया। मतलब बिफोर मेंडलीव हम लोग बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या कंसीडर करते थे, 14.09, बट उन्होंने डिस्कवर करके बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या बताया, 9.4। देखो 14.09 मतलब इसका एटॉमिक मास बोरॉन कार्बन से ज्यादा है, मतलब इसका पोजीशन कहां पर आता, बोरॉन और कार्बन के बाद आता। बट उन्होंने क्या किया, इसके एटॉमिक मास को रिवाइज किया, करेक्ट किया और बोला इसका एटॉमिक मास कितना है, 9.4। और बेरिलियम किसके पहले आ गया, बोरॉन के पहले आ गया, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक मास क्या होता है, बेरिलियम से ज्यादा होता है। ये फर्स्ट उनका मेरिट्स था। सेकंड, ये जो सेकंड मेरिट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ही केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दिए थे।
और ऐसा नहीं कि वो खाली जगह उनसे गलती हो गया था, उन्होंने एक जगह एक इंटेंशनली छोड़ा था और उन्होंने एक प्रेडिक्ट किया था कि इधर जो एलिमेंट आने वाले हैं वो कौन कौन से, उन्होंने कुछ स्पेस छोड़े थे और स्पेस के लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इधर कुछ एलिमेंट की आगे जाके डिस्कवरी होगी, और वो 3 एलिमेंट उन्होंने बताया था। वो तीनों एलिमेंट का मैं नाम लिख दे रहा हूं। पहला एलिमेंट था ए का बोरॉन, फिर ए का एल्यूमिनियम एंड देन ए का सिलिकॉन। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस जो है एम्प्टी रख दिया था और उन्होंने एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन किया था। वो जो प्रेडिक्शन किया था उन एलिमेंट का नाम क्या था? ए का बोरॉन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। और प्रेडिक्शन के साथ साथ उन्होंने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बता दी थी कि भाई इनके प्रॉपर्टीज ऐसे होंगे, और जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो बाद में सक्सेसफुली जाके डिस्कवर्ड हुआ और जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। तो एका बोरॉन के उन्होंने जो एका का मतलब इधर क्या होता है पहले ये समझते। एका का मतलब होता है एक के बाद, ठीक है, एक छोड़ के एक। तो उन्होंने जो एका बोरॉन बोला था, तो ऐसे ही एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम हम लोगों ने रखा स्कैंडियम। क्या नाम रखा? स्कैंडियम। एका बोरॉन का नाम अभी हम लोग क्या बुलाते हैं? स्कैंडियम। ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एका एल्यूमिनियम को हम लोग क्या बुलाते हैं? गैलियम, ठीक है। और एका सिलिकॉन को अभी हम लोग क्या बुलाते हैं? जर्मेनियम। तो उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह रख दिए थे और खाली जगह पर उन्होंने क्या बोला था, कुछ एलिमेंट आएंगे। उन एलिमेंट का नाम क्या था? एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। और इन एलिमेंट्स की उन्होंने प्रॉपर्टीज भी पहले से प्रेडिक्ट कर ली थी। बाद में ये एलिमेंट मिले जिसका नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, और इनका प्रॉपर्टीज वाज सेम एज प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीफ। तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट था, जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज मिले। तो अगर मैं आपको बात करूं जैसे कि एका एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करता हूं, ठीक है। तो इधर मैंने ले लिया एका एल्यूमिनियम, इसको मैंने इधर क्या ले लिया? गैलियम, ठीक है। एका एल्यूमिनियम इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अगर जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया? E2O3 टाइप का कंपाउंड बनाया। वैसे गैलियम भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो Ga2O3 टाइप का कंपाउंड बनाया। आर यू गेटिंग दिस? तो देखो दोनों के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? सेम है। फिर इसका जो एटॉमिक मास था, सपोज कितना उन्होंने मान लिया था? x मान लिया था। तो गैलियम का भी एटॉमिक मास उसके बराबर था, अप्रोक्सीमेटली x के बराबर था। मतलब देख सकते हो जो जो उन्होंने प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट किया था वही प्रॉपर्टीज उसको बाद में जाके मिला। मतलब ये भी उनका एक अचीवमेंट था। सो 2 अचीवमेंट हुए और जो थर्ड अचीवमेंट था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। देखो पहले ना नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं होती। नोबेल गैस क्या होता है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। नोबेल गैस होता है ऐसे गैस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है? पूरा होता है। ऑक्टेट का मतलब क्या है? ऑक्टेट का मतलब आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जो आउटर शेल होता है, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसका ऑक्टेट इज कंप्लीट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो थर्ड जो उन्होंने क्या किया था, ही केप्ट, उनके तक जब मतलब जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तब तक नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, बट उनके पीरियोडिक टेबल बनने के बाद नोबेल गैस की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया था, नोबेल गैस के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा जीरो ग्रुप। क्या नाम रखा? जीरो ग्रुप। देखो जब उन्होंने टेबल बनाया तब तक नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन टेबल बनाने के बाद नोबेल गैस की डिस्कवरी हो गई। तो नोबेल गैस को कहां पर रखे, तो ये प्रॉब्लम होता था। तो उन्होंने क्या किया, किसी भी एलिमेंट का जो उन्होंने अरेंज किया था उसके पोजीशन को डिस्टर्ब ना करके एक सेपरेट ग्रुप बनाया, दैट इज जीरो ग्रुप। अब इसका जीरो ग्रुप नाम क्यों दिया गया? देखो जीरो ग्रुप नाम दिया गया वैलेंसी के बेसिस पे। अगर आप लोगों को वैलेंसी पता होना चाहिए क्या होता है। देखो मैं वैलेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। वैलेंसी क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक एलिमेंट है, फॉर सपोज मैंने मान लिया नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। मुझे बताओ इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा कि नहीं? यस, 3 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो 2,8 पूरा हो गया। वैसे दूसरा एलिमेंट है मेरे पास सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1। इज दैट क्लियर? इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो आपका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना, 2,8। तो आप मुझे बताओ, इसने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दिया,
तो वैलेंसी का मतलब यही होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है, वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन लिया अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 3। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप क्यों बोला गया, क्योंकि जीरो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, जैसे कि नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, इन सभी के आउटर शेल में, इन सभी के आउटर शेल में आप देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। इन सभी के आउटर शेल में दिख रहा है आपको 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। सो क्या वो लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब वो लोग स्टेबल है। जैसे हमारे पास पैसा है तो हम लोग स्टेबल होते हैं, मस्त ऐश की जिंदगी होती है, वैसे अगर एलिमेंट के पास ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो एटम भी कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, सो क्या वो लोग वापस इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, क्या नहीं, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है, और इस वैलेंसी 0 होने की वजह से उन्होंने इस ग्रुप का नाम क्या दे दिया, जीरो ग्रुप दे दिया। सो दीज आर दी 3 अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ। तो पहला अचीवमेंट क्या था, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को रिवाइज किया, मतलब उसको करेक्ट किया, जैसे कि बेरिलियम। बेरिलियम का पहला एटॉमिक मास हम लोग क्या कंसिडर करते थे, 14.09, जिसको उन्होंने चेंज करके क्या बनाया, 9.4 बनाया। फिर सेकंड उन्होंने ये वाला जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो उसको प्रॉपर्ली लर्न कर लेना। ही केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह रखे और बोले इस खाली जगह पर कुछ एलिमेंट आएंगे जिनका उन्होंने नाम भी बता दिया, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। फिर एलिमेंट्स की उन्होंने प्रॉपर्टीज भी बताया, बाद में इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और पता किया गया कि जैसा मेंडलीव ने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही प्रॉपर्टीज मिले। एका बोरॉन का नाम रख दिया स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का गैलियम और एका सिलिकॉन का नाम रखा जर्मेनियम। फिर थर्ड जो उनका अचीवमेंट था, उन्होंने क्या किया, जो नोबल गैस थे उनके लिए उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया, जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप क्यों नाम रखा, उसके वैलेंसी के बेसिस पे। ये तीनों मेंडलीव के अचीवमेंट है, इस चीजों को आप प्रॉपर्ली नोट करो। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स या लिमिटेशन के बारे में। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ लिमिटेशंस थे, वो लिमिटेशंस क्या थे। तो सबसे पहला था उनका जो एक प्रॉब्लम, वो था पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। क्योंकि कोबाल्ट और निकल दोनों का जो एटॉमिक मास था वो अप्रोक्सीमेटली क्या था, सेम था, ठीक है, दोनों का एटॉमिक मास क्या था, अप्रोक्सीमेटली सेम था। तो उधर एक एम्बिग्यूटी थी कि किसको पहले रखा जाए, बिकॉज वी ऑल नो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाया था। उन्होंने भी क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर उसके बेसिस पर उन्होंने टेबल बनाया। बट अगर इन दोनों का ही एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सिमिलर है तो आप पहले किसको रखोगे, कोबाल्ट को रखोगे कि निकल को रखोगे, तो ये इधर एक प्रॉब्लम अराइज हो गया। इज दैट क्लियर। तो इन दोनों के पोजीशन को लेकर एक प्रॉब्लम था जो कि क्लियर नहीं हुआ, तो ये पहला डीमेरिट्स था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। सेकेंड डीमेरिट्स था वो था आइसोटोप्स को लेकर। अब आइसोटोप्स क्या होता है वो समझ जाते हैं पहले हम लोग। एलिमेंट्स हैविंग, आइसोटोप्स का डेफिनेशन दिख रहा हुआ, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different atomic masses are known as isotopes। देखो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन वाले की मैं बात करूंगा, ये 1H1, ये 1H2 एंड ये 1H3। ये 1H1 क्या है, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं या तो प्रोटियम बोलते हैं, हाइड्रोजन। इसको हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम। एंड 1H3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटियम बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, ये तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, ये तीनों एक एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर जो नीचे मेंशन किया है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये एलिमेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो आइसोटोप्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज,
ठीक है, बस उनका क्या डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, कार्बन का एग्जांपल। आप देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है, 6 है, बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। सो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, तो ये लोग भी क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। अब मुझे बताओ मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था वो किसके बेसिस पे बनाया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो आप देख सकते हो ये जितने भी आइसोटोप्स हैं इन सभी का एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है। तो दे शुड हैव डिफरेंट प्लेसेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सही बात है, क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है तो इनका जो पोजीशन है वो भी अलग होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स लॉ, क्योंकि टेबल ही किसके बेसिस पे बनाया था, मास के बेसिस पे। मास अलग है तो इनका पोजीशन भी अलग अलग होना चाहिए था, बट मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया, इन सभी को उन्होंने एक ही पोजीशन पे रख दिया एज अ हाइड्रोजन। तो ये गलत हुआ कि नहीं, क्योंकि उनका जो टेबल का लॉ क्या था, बेसिक लॉ, जो एलिमेंट्स है वो किसके बेसिस पे अरेंज किए गए, एटॉमिक मास के। बट इधर एटॉमिक मास डिफरेंट होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, सभी को एक ही जगह पर रखा जितने भी आइसोटोप्स थे। तो ये उनका सेकंड लिमिटेशन हो गया आइसोटोप्स के पोजीशन को लेकर। थर्ड जो लिमिटेशन आता है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उनके पास ये प्रॉब्लम था कि वो हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखे या ग्रुप 7 में रखे, क्योंकि जो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ना जिसका प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप वाले के साथ भी सिमिलर था और 7th ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ भी सिमिलर था। तो उनके मन में क्वेश्चन आया कि उसको कौन से पोजीशन पे रखा जाए, और ये क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो ये भी उनका एक डीमेरिट्स होता है। देखो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर मैंने सोडियम का क्लोरीन के साथ किया तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, लिथियम का क्लोरीन के साथ किया तो लिथियम क्लोराइड बनेगा। वैसे अगर मैं हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करूंगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अगर मैंने सोडियम का ऑक्सीजन के साथ किया तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ करूंगा तो H2O। आप देख सकते हो इनके फॉर्मूलाज क्या है, सिमिलर है, ठीक है, Na2O वैसे ही H2O। तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज इधर क्या है, सेम है। वैसे ही अगर मैं हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को किसके साथ रिलेट करूंगा, ग्रुप 7 यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ में। तो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब आप कभी भी ना क्लोरीन को ऐसा अकेला नहीं देखोगे, क्लोरीन के 2 एटम हमेशा साथ में जुड़े होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायएटॉमिक। 2 एटम को मिलकर क्या बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है। क्लोरीन कैसा रहता है, डायएटॉमिक के फॉर्म में। ब्रोमीन भी कैसा रहता है, डायएटॉमिक के फॉर्म में। फ्लोरीन भी कैसा रहता है, डायएटॉमिक के फॉर्म में। और वैसे ही हाइड्रोजन भी रहता है डायएटॉमिक के फॉर्म में। ये सारे गैसियस है। ब्रोमीन लिक्विड होता है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन कैसे होते हैं, गैसियस होते हैं। हाइड्रोजन भी गैसियस है। ये सारे नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। सो यू कैन सी दैट ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ भी सिमिलर है और ग्रुप 7 के एलिमेंट के साथ भी सिमिलर है। तो इसको कौन से पोजीशन पे रखा जाए ये मेंडलीव ने क्लियर नहीं किया। सो ये भी मेंडलीव का एक लिमिटेशन हो जाता है। सो वैसे मेंडलीव के कितने लिमिटेशन हो गए, 3 लिमिटेशन हो गए। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन था वो रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, बिकॉज दोनों का एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सेम था। तो किसको पहला रखा जाए, किसको बाद में रखा जाए, ये डाउट क्लियर नहीं हुआ। सेकंड क्या था, आइसोटोप्स को लेकर। तो आइसोटोप्स क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। सिंस आइसोटोप का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो दे शुड हैव डिफरेंट पोजीशन इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट मेंडलीव ने क्या किया, उनको एक ही जगह पर रख दिया। तो ये भी मेंडलीव की एक गलती हो गई। और जो थर्ड डीमेरिट्स है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को लेकर, जो कि अब तक क्लियर नहीं हुआ है। सो दीज आर द 3 डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस है, तो इसको प्रॉपरली रिवाइज करो और प्रॉपरली नोट करो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और यही पीरियोडिक टेबल आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। और इस पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किया था हेनरी मोजले, इस साइंटिस्ट ने। तो इन्होंने इस टेबल को बनाया, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और ये भी 1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टेटमेंट क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर
देखो सेम लॉ किसका भी था, मेंडलीव का था, बस उसने इधर क्या लिख दिया था, एटॉमिक मास। मतलब मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। इवन मेंडलीव के पहले भी जितने साइंटिस्ट थे, डोबेलाइनर, न्यूलैंड, ये लोग ने भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। बट हेनरी मोजले ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो देखो उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, तो जो हेनरी मोजले थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में उनको पता चला कि जो भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज है वो वेरीज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एटॉमिक मास चेंज हो रहा है तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी में ज्यादा फर्क नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड होता है, एटॉमिक नंबर पे। ये याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन बेस यही है, एटॉमिक नंबर। और इसका मतलब क्या होता है, अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले गए तो यू विल फाइंड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विल रिपीट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज मैंने स्टार्ट किया अरेंज करना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसा आप अरेंज करते चले जाओगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी पूछा तो एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो उन्होंने अरेंज कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि जब भी मैं एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं तो मेरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रहे हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। और इसी रिपीटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। क्या बोलते हैं, पीरियोडिकली रिपीट होना। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो लिथियम, आपने एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो लिथियम का प्रॉपर्टी मैच कर गया किसके साथ, सोडियम के साथ। बेरिलियम का प्रॉपर्टी मैच कर गया मैग्नीशियम के साथ। बोरॉन का प्रॉपर्टी मैच किया एल्यूमिनियम के साथ। कार्बन का प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ। ऐसा कंटिन्यू चलता गया। नाइट्रोजन का फास्फोरस के साथ, ऑक्सीजन का सल्फर के साथ, फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ, एंड नियॉन का किसके साथ, आर्गन के साथ मैच करता गया। ठीक है, हीलियम से अगर मैं काउंट करूंगा तो आपको नियॉन, क्योंकि ये सभी क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये तीनों ही क्या है, नोबल गैस है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे पीरियोडिकली। तो यही उनका स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो इसको प्रॉपर्ली नोट करो। नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगेन इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। So guys, let's discuss the structure of modern periodic table. So this is the modern periodic table. So modern periodic table में आपको कुछ बातें याद रखना है। तो सबसे पहला आप देखोगे तो modern periodic table के अंदर 118 एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आप लिखोगे, 118 एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो किसके बेसिस पे अरेंजमेंट किया गया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। आपको इस पीरियोडिक टेबल में क्या हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे हैं? तो टोटल कितने हॉरिजॉन्टल रोज है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है, ठीक है, ये याद रखना। कैन यू सी दी वर्टिकल कॉलम, ठीक है, आपको वर्टिकल कॉलम दिख रहा है। तो टोटल कितने वर्टिकल कॉलम है, 18 वर्टिकल कॉलम है। और इस 18 वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड है, ठीक है। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक्स होते हैं। ध्यान से देखना, कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन से कॉलम आ रहे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दो ही कॉलम आ रहे हैं ना स्टार्टिंग के, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो हमेशा याद रखना S1 में कौन कौन आता है, ग्रुप 1 एंड 2 आते हैं।
पी ब्लॉक देखो आपको सबसे लेफ्ट में दिख रहा होगा, पी ब्लॉक सबसे लेफ्ट में, उसमें कौन कौन से ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, देखो बोरॉन से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 किस में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में कहां से आ रहे हैं, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, क्योंकि ग्रुप 1 एंड 2 कहां पर आ गए, एस ब्लॉक में आ गए। डी ब्लॉक में कौन आ गया, ग्रुप 3 टू 12। और एफ ब्लॉक में कौन आता है, आप देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे दो आपको दिख रहा होगा रोज, उन रोज में उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है। उनका नाम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट रो है उसका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, लेंथेनम इस एलिमेंट से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने बोल दिया लेंथेनाइड सीरीज। जो सेकंड रोज है उसमें जो स्टार्टिंग हो रहा है वो कहां से हो रहा है, एक्टिनियम इस एलिमेंट से हो रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, एक्टिनाइड सीरीज। तो अभी आप लोगों को याद रखना होगा एस ब्लॉक में कौन से दो ग्रुप आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पी ब्लॉक में कौन आते हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, एकदम लेफ्ट राइट में आपको दिख रहा होगा। फिर अपने डी ब्लॉक में कौन आते हैं, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आते हैं। और एफ ब्लॉक में कौन आते हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, ठीक है। अब जो ग्रुप 1 एंड 2 है वो सारे के सारे, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे कैसे हैं, मेटल्स है, ये याद रखना, सारे के सारे कैसे हैं, मेटल्स है। जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में भी सारे के सारे कैसे हैं, मेटल्स है, ठीक है। इसमें भी कैसे है, मेटल्स है। लेकिन जो पी ब्लॉक है यानी ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है, ठीक है। तो मेटलॉइड क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जिनका प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह होता है। तो आप पी ब्लॉक को ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन दिख रहा होगा, ठीक है। वो जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं, मेटल है। और राइट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे हैं, नॉन मेटल है, ठीक है। लेफ्ट में जिगजैग लाइन के लेफ्ट में मेटल, राइट में नॉन मेटल। एंड एलिमेंट्स विच आर अटैच्ड विथ, विच आर इन कॉन्टेक्ट विद दैट जिगजैग लाइन आर नोन एज मेटलॉइड। जैसे कि इधर सिलिकॉन होगा, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे जो उससे अटैच्ड है जिगजैग लाइन से वो सारे एलिमेंट कैसे हैं, आपके मेटलॉइड से, कैसे हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज हो। Is that clear to all of you? तो this was the basic structure of modern periodic table। तो आपको कुछ पॉइंट्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात 118 एलिमेंट्स है, ईच एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, दैट इज नोन एज पीरियड्स। 18 वर्टिकल कॉलम है, दैट इज नोन एज ग्रुप। टोटल 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है हम लोग ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, उसका नाम है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन आता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आता है, वर्टिकल कॉलम मतलब ग्रुप, ठीक है। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आता है। डी ब्लॉक में ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 आता है। और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जो सबसे बॉटम में पीरियोडिक टेबल के दिख रहा है आपको 2 हॉरिजॉन्टल रोज। लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं। एक्टिनाइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनियम। फिर आप लोग को ये पता चल गया कि जो ग्रुप 1 2 में सारे के सारे मेटल है, डी ब्लॉक में भी सारे मेटल है, एफ ब्लॉक में भी मेटल है, लेकिन जो हमारा पी ब्लॉक में उसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब है। पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में सारे मेटल है और राइट में सारे के सारे कैसे हैं, नॉन मेटल है। और एलिमेंट जो जिगजैग लाइन से अटैच्ड है वो कैसे हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। फिर इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, जो ग्रुप 18 है आपको दिख रहा होगा सबसे राइट में ग्रुप 18, उस ग्रुप 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस एलिमेंट है। उसमें कौन से एलिमेंट है, सारे के सारे नोबल गैस। नोबल गैस मतलब ऐसे एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है, पूरा होता है, ठीक है। तो ग्रुप 18 जो है उसको आप लोग नोबल गैस एलिमेंट बोलोगे या इनर्ट गैस एलिमेंट, क्या बोलोगे, इनर्ट गैस एलिमेंट। मैंने आपको मेंडलीव वाले पीरियोडिक टेबल में समझाया था कि इनको हम लोग जीरो एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, इसको प्रॉपरली इन पॉइंट को नोट करो और इसको प्रॉपरली लर्न करो। सो गाइस, अभी हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको स्टार्ट करने के पहले हमको कुछ बेसिक सीखना होगा, तो आज हम लोग अभी उस बेसिक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहला विल डिस्कस अबाउट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन वैलेंसी। अगर ये दोनों चीज आपको आ गया तो आपके आने वाले जो कंसेप्ट है वो काफी इजी हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान देना, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये सब चीज पे ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा अरेंजमेंट है, इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो एक चीज याद रखना, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एटॉमिक नंबर दिया भी होता है, नहीं भी दिया होता है। सो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो मैं एटलीस्ट आपको 30 तक एटॉमिक नंबर एलिमेंट के याद होने चाहिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, फॉस्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है, नाइट्रोजन का 7 है। तो ये एटॉमिक नंबर आपके लिए लर्न होगा तो आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर लोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ जाएगा तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी पता कर लोगे। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, तो अब 7 है मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन भी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, देखो जब भी कोई एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग कटायन बोलते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो उसको हम लोग अनायन बोलते हैं। ये सारे बेसिक चीजें आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो जब भी कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसका हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर चार्ज आ जाएगा तब आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक्चुअली में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम आप दोनों को देखोगे तो ये कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड है नाइट्रोजन के एटम में उसके बारे में समझते हैं। तो एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग शेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज होता है। और इस सर्कुलर पाथ में कोई घूमता रहता है, उस कोई का नाम है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इज दैट क्लियर? तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे अरेंज करूंगा? तो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 में से -2 कर दोगे तो 5 बचेगा, वो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सेकंड शेल में। 1 2 3 4 5। तो अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है और सेकंड शेल में फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में डालना है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 2n², वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ठीक है, कौन से शेल की आप बात कर रहे हो? ठीक है, इस 2n² से आपको क्या पता चल जाएगा? किसी भी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके बारे में। जैसे कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये कौन से फॉर्मूला से पता चलता है? 2n²। तो देखो मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, फॉर फर्स्ट शेल यानी पहला ऑर्बिट। ठीक है, पहले ऑर्बिट के लिए मैं n का वैल्यू क्या रखूंगा? 1, क्योंकि n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ दैट शेल। कितना? एक ही शेल, फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं ना, इसलिए मैं n का वैल्यू क्या रखूंगा? 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 2 × 1 क्या होता है? 2। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल को हम लोग K शेल भी बोलते हैं। ठीक है, K। सेकेंड शेल की बात करूंगा, सेकेंड शेल में मैं n के जगह पे क्या रखूंगा? 2 रखूंगा, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो अभी मैं क्या रखूंगा फॉर्मूला में? देखो 2, n के जगह पे मैंने रखा 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, पहले स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 से ज्यादा नहीं, 8 से कम रहेगा चलेगा, लेकिन 8 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता सेकंड शेल के अंदर। वैसे ही हम सेकंड शेल को हम लोग क्या बोलते हैं? एल शेल बोलते हैं। अगर मैं थर्ड शेल की बात करूं तो थर्ड शेल में n का वैल्यू क्या लिखोगे? 3। 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 2 18 इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल। इज दैट क्लियर? इसको हम लोग एम शेल बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद ट्राई करोगे। देखो फिफ्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम? ठीक है, ये आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। इधर n का वैल्यू क्या रख दोगे? 5 रख दोगे। तो इतना आपको पता चल गया कि भाई फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, फिर उसी के बेसिस पे हम लोग वैलेंसी के बारे में भी पता करेंगे, क्योंकि वैलेंसी अभी सीख लो, बिकॉज बाद में आपको वैलेंसी के बारे में पढ़ना है, ट्रेंड्स इन वैलेंसी। ठीक है,
तो देखो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर किसका किया, नाइट्रोजन का किया। अभी हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक है। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं। जब भी कोई चार्ज नहीं है मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले आप किस में जाओगे, फर्स्ट शेल में जाओगे। किस में जाओगे, फर्स्ट शेल में, ठीक है। फर्स्ट शेल में आप गए इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, तो वो बोलेगा भाई मेरी कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन रखो और चले जाओ। तो आप फर्स्ट शेल में गए, फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, स्टिल यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेके आप कौन से शेल में पहुंचोगे, सेकंड शेल में। सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन है आपके पास कितना, 6। तो 8 से कम चलेगा लेकिन 8 से ज्यादा नहीं चलेगा, तो आप सेकंड शेल में कितना रख दोगे, 6। सो ये आपका बन जाएगा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2,6। इज दैट क्लियर। वैसे हम लोग किसी की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं बात कर लूंगा नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। अब मैंने पूछा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सबसे पहले कहां पर जाओगे, फर्स्ट शेल में जाओगे। फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो आपने 2 रख दिया। सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो 10 में से 2 आपने कहां पर रख दिया, फर्स्ट शेल में। बचा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, वो कहां पर आ जाएगा, सेकंड शेल में। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैंने आपको बात कर दिया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का भी आप लोग खुद भी ट्राई करो, ठीक है, खुद भी ट्राई करो। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जब भी कोई चार्ज नहीं होगा तो आप वहां पर बोल सकते हो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 15 इलेक्ट्रॉन है। आप गए पहले कहां पर, फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में जाओगे, आप 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे। अभी आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो आप सेकंड शेल में जाओगे। सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की, तो आपने इधर 8 रख दिया, 2,8 हो गए। अब स्टिल आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन लेके आप कहां पर चले जाओगे, थर्ड शेल में, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,5, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अभी आप लोग सल्फर का ट्राई करो, सल्फर 16 का, ठीक है, और आप लोग ट्राई करो फ्लोरीन 9 का। अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाए तो तब आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इस चीज को समझते हैं। सपोज जैसे कि मैंने इधर ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में लिया, अगर मैंने लिख दिया O-2 ऑक्साइड आयन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ठीक है। इसको हम लोग ऑक्साइड आयन बोलेंगे। वो ऑक्सीजन का एटम है, ये ऑक्साइड आयन है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम लोग जब भी किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपको पहले वो समझना होगा। देखो जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। एटॉमिक नंबर लर्न करना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों को याद करना होगा, एटलीस्ट 30 तक आप लोग याद कर लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। ये सब चीज आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है। उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। -2 का मतलब जितना माइनस होगा उतना इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, क्योंकि आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब -2 का मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा, मतलब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तभी मेरे ऊपर -2 चार्ज आया। इज दैट क्लियर। तो जब भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा दैट मींस यू हैव टू ऐड द इलेक्ट्रॉन। पहले देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे अरेंज करोगे, 2 फर्स्ट शेल में जाओगे, आप 2 रखोगे, फिर बचा कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो आप पूरा 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रख दोगे। इज दैट क्लियर। तो एटम के साथ साथ आप किसी भी आयंस का भी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप में से कोई साइंस लेगा आगे जाके इन फ्यूचर, तो आप लोगों के लिए काफी काम का चीज है, तो इसको प्रॉपरली नोट करते रहना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एल्यूमिनियम आयन Al+3। एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है, मतलब उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, ठीक है, 13। अब 13 इलेक्ट्रॉन लिख दो। अब +3, प्लस का मतलब क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। देखो माइनस का मतलब क्या, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है,
प्लस का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखो माइनस का मतलब क्या, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कब ज्यादा होगा, जब मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जब भी आपको प्लस चार्ज दिखाई देगा तो यू हैव टू माइनस, तो +3 है तो 13 में से 3 माइनस कर दो तो आपको कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, एल्यूमिनियम आयन का। क्लियर हो गया? तो अभी आप लोग खुद से ट्राई करोगे किसका, आप लोग ट्राई करोगे क्लोराइड का, ठीक है। क्लोराइड के बाद आप लोग ट्राई करोगे सल्फाइड का S-2, तो इसका आप लोग ट्राई करो। सो दिस इज व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो गाइस ये तो अभी हम लोग ने बात किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी के बारे में पता करेंगे। सो बेसिकली वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, वही उसका क्या होता है, वैलेंसी। सपोज नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। मैग्नीशियम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसका वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये ऑक्टेट क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के आउटर शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल है, अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ऑक्टेट इज कंप्लीट। अब जितने भी एटम ये सभी ऑक्टेट पूरा करते क्यों है, उनको क्या मजा आता है? देखो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो और मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाओगे तो पैसा आएगा तो आपका लाइफ कैसा होगा, स्टेबल होगा, आप लोग रिलैक्स्ड होगे, ठीक है। वैसे ये जो एटम्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन क्यों करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के लेने देने से उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है। और जिस भी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो एटम कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि सबको स्टेबिलिटी की जरूरत है, वैसे उन एटम को भी स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, इसलिए वो लोग अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इधर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, ये इसका आउटर शेल है ना। सेकंड शेल देखो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोगों ने बात की है, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस सेकंड शेल इज नाउ आउटर शेल। यही तो उसका आउटर शेल है ना, इसके पास थर्ड शेल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो थर्ड शेल का तो बात ही नहीं करोगे। तो ये इसका आउटर शेल है। मुझे बता आउटर शेल में मैं क्या करूं कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। मैं देखो एक क्या कर सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकता हूं। अगर मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये क्या हो जाएगा, 2,8। एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन की जब भी एंट्री होती है तो वो आउटर शेल में होता है। देखो पहले 6 था तो 2,8 हो गया। आप ऐसा नहीं लिखोगे कि 4,6, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहां पर होती है, आउटर शेल में। और इलेक्ट्रॉन जब निकलता भी है तो वो कहां से निकलता है, आउटर शेल में। इज दैट क्लियर? ये चीज याद रखना। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट मतलब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वैसे अगर मैं बात करूं किसकी, मैग्नीशियम की बात कर लेता हूं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप लोग भी सोचो। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको भी अपने आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए। इसका आउटर शेल देखो ये वाला है। 8 करने के लिए इसके पास 2 तरीके हैं, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या बन जाएगा, अगर 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2,8,8 बन जाएगा, या तो उसके बाद दूसरा तरीका ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। जब 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो सिर्फ इतना बचेगा 2,8, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं, ठीक है। अब मैग्नीशियम करता क्या है, देखो मैग्नीशियम ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, क्योंकि एक चीज याद होगा आप लोगों को, आपने 9th में पढ़ा है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इज दैट क्लियर? अभी इधर देखो मैंने ऑक्सीजन का ही बताया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो वो O-2 बन गया, ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से देखो, अगर उसने 6 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर माइनस कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतना नेगेटिव चार्ज आता है, -6, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड चीज क्या, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा
जितना इलेक्ट्रॉन दूंगा उतना पॉजिटिव आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो +2 आएगा, तो मैग्नीशियम +2 विच इज पॉसिबल। तो वो क्या करता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना और 6 इलेक्ट्रॉन को लेने में ज्यादा इजी कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। और एक अगर आपको ट्रिक बता दूं तो कैसा याद रखना है, कभी भी आप 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं ले सकते और 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? तो जैसे कि ये मैग्नीशियम 2 से, देखो 3 से ज्यादा कभी ले ही नहीं सकता, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट 3 से ज्यादा ले नहीं सकता। अगर आप बोल रहे हो कि इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 से ज्यादा है। लेकिन देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, ये क्या है, 3 से कम है ना, तो ये इजीली 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब आते हैं फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस को अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है, आप मुझे बताओ वो क्या करेगा। 2,8,5 है, इसके पास 2 तरीके हैं, या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2,8,8 हो जाएगा, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। देखो ना, अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो आउटर शेल में 8 आ गया कि नहीं, ठीक है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तभी भी आउटर शेल में कितना आ गया, 8 आ गया। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। अब कौन सा तरीका इजी है, मैंने आपको बताया वो 3 इलेक्ट्रॉन वाला ही लेन देन सिस्टम होता है। वो 3 से, देखो कभी भी ना वो 3 से ज्यादा ना तो ले सकता है ना ही 3 से ज्यादा दे सकता है। तो अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। लेकिन उसको अगर, और दूसरा तरीका क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन देना, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये चीज याद रखना। तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। आप खुद सोचो, 3 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए इजी होगा एज कंपेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा किया है, तो फास्फोरस के ऊपर -3 चार्ज आ जाएगा और फॉस्फाइड आयन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो वैलेंसी क्या होता है, कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लेता है या देता है, उसी चीज को हम लोग, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ले लिया इधर नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब देखो सेकंड शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। तो क्या वो किसी इलेक्ट्रॉन को लेगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है यार, वो रिलैक्स्ड है, तो क्या वो टेंशन लेगा क्या, नहीं लेगा। ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। क्या अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रहा है, नहीं, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। तो जितने भी ग्रुप 18 में एलिमेंट आते हैं, यानी फ्रॉम हीलियम टू जेनॉन, ठीक है, हीलियम टू जेनॉन, जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे, नोबल गैस है, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वो लोग ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है इसलिए उनका वैलेंसी कितना होता है, 0 वैलेंसी होता है। इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट का और आयन का, और उसके साथ साथ वैलेंसी कैसे पता करते हैं, क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कोई आपको आने वाले लेक्चर्स में काम आने वाले हैं। तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जिसमें हम लोग ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक लॉ पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे दिखता है, उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है, ग्रुप 1 2, पी में कौन कौन सा आता है, ग्रुप 3 to 12। ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट एंड द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। तो जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया, इस चीज को आप लोग प्रॉपर्ली नोट करो, इस चीज को प्रॉपर्ली रिवाइज करो।